सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, आज हम भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो सबसे पहले जो भारत पर विदेशी आक्रमणकारी थे उनमें आक्रमण करने वाला जो पहला वंश था उन्हें कहते हैं हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों के बाद शक आए और शकों के बाद पहलव आए और पहलव के बाद कुषाण आए। आज हम इस वीडियो में हिंद यूनानी और शक वंश के बारे में पढ़ेंगे और जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम पहलव और कुषाण वंश को कंप्लीट करेंगे। तो हिंद यूनानियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस प्रथम ने अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब के बड़े भाग को जीत लिया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। तो हिंद यूनानी जो पहला शासक था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया वो था डेमेट्रियस प्रथम। और यह पूछा जाए कि डेमेट्रियस प्रथम कहां का राजा था? बैक्टीरिया का राजा था। और ये भारत पर आक्रमण करने के बाद ये यहीं पर आकर बस गए थे, इसलिए इनके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, हिंद यूनानी शासकों की राजधानी। तो जब हिंद यूनानी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और वहां के कुछ हिस्सों को जीत लिया तो वहीं पर वो बस गए और साकल को अपनी राजधानी बनाया। तो हिंद यूनानी शासकों की राजधानी साकल थी, जो आधुनिक सियालकोट है। जो वर्तमान सियालकोट है उसका प्राचीन नाम था साकल, जो हिंद यूनानी शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेट्रियस प्रथम ने यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक जिसने खरोष्ठी तथा यूनानी दोनों लिपियों में सिक्के चलाए तो वो शासक था डेमेट्रियस प्रथम। यूनानी शासकों को इंडो ग्रीक शासक कहा जाता था या हिंद यवन या हिंद यूनानी, ये तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। तो हिंद यूनानी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। नेक्स्ट है, मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसने बौद्ध धर्म अपनाया होगा तो किसी से दीक्षा भी ली होगी। तो क्वेश्चन बनता है कि मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागसेन के बारे में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो पुस्तक का रचनाकार कौन है या मिलिंद पन्हो का रचनाकार या लेखक कौन है? तो नागसेन आपका आंसर होगा। और जो ये मिलिंद पन्हो है इसके अंदर प्रश्न और उत्तरों का समावेश है। कौन से प्रश्न? जो मिनांडर ने किए थे नागसेन से, और नागसेन ने जो उन प्रश्नों का उत्तर दिया था उनका संग्रह मिलिंद पन्हो पुस्तक के अंदर है। तो मिलिंद पन्हो पुस्तक में मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुंग शासक वसुमित्र ने मिनांडर को युद्ध में हराया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडो ग्रीक शासक या हिंद यूनानी शासक मिनांडर को युद्ध में किसने हराया? तो शुंग शासक वसुमित्र ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन से थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने।
इससे पहले सोने के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले शासक जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, तो वे थे हिंद यूनानी। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राजा, हिंद यूनानी वंश का प्रत्येक राजा जिसने अपने सिक्के जारी किए, उनके हर एक सिक्के की अलग अलग पहचान थी। इस कारण से ये पहले ऐसे शासक है जिनके सिक्कों को देखते ये बताया जा सकता है कि हाँ, ये उस राजा ने सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। ये पर्दा घूंघट वाला पर्दा नहीं है, तो यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पर्दे का अर्थ है जो हम नाटक देखते हैं वो पर्दा, जो नाटक कला होती है वो पर्दे पर दर्शाई जाती है। तो उस पर्दे का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने किया था। और इस पर्दे के प्रचलन से ही भारतीय नाट्य कला में काफी योगदान मिला। तो कहता है यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला में योगदान दिया, जो यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यवनिका पूछा जाए कि यवनिका क्या था, तो यवनिका था यूनानियों के द्वारा पर्दे का प्रचलन। ये हिंद यूनानी वंश से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले शक वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि शक शासकों की कितनी शाखाएं थी? तो शक शासकों की 5 शाखाएं थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा पंजाब में थी, और पंजाब में जो इनकी राजधानी थी शकों की वो थी तक्षशिला। तीसरी शाखा इनकी मथुरा में थी, चौथी शाखा पश्चिमी भारत गुजरात में थी, और सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासनकाल किया पश्चिमी भारत में, गुजरात में शकों की जो चौथी शाखा थी उसने। नेक्स्ट इनकी 5वीं शाखा दक्कन में थी। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो पश्चिमी भारत में, जहां पर शकों का गुजरात में शासन था, उससे बनते हैं, क्योंकि सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का रहा है और सबसे ज्यादा मशहूर भी शकों में यही थे। तो इसलिए इनसे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी तरफ ध्यान करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में शक शासक क्षत्रपों में विभाजित था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में शक शासन किस रूप में विभाजित था? तो क्षत्रप में विभाजित था। या ऐसे पूछ सकता है कि भारत में शक शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शक राजा कौन था? तो प्रथम शक राजा मो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक? तो शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। या ये पूछे कि रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो शक वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का प्रेमी था। नेक्स्ट, रुद्रदामन प्रथम ने संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का प्रेमी था, यह मैं आपको बता चुका हूं। तो इसने संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए क्या किया? एक अभिलेख लिखवाया, गिरनार अभिलेख। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन प्रथम से है। या ये पूछे कि गिरनार अभिलेख किसने जारी करवाया? रुद्रदामन प्रथम ने जारी करवाया। नेक्स्ट पूछेगा कि गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखा है? तो गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा है। और गिरनार अभिलेख से पहले जितने भी अभिलेख लिखे गए थे वे सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा था? गिरनार अभिलेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछ सकता है कि गिरनार अभिलेख में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का उल्लेख किया गया है। अब सुदर्शन झील क्या है भाई, किसने बनवाई और इसका पुनरुद्धार क्यों किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने गिरनार पर्वत पर करवाया था। सबसे पहले पूछा जाए कि सुदर्शन झील कहां पर है? तो गिरनार पर्वत पर है।
दूसरा क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। या फिर जिस आदमी को नियुक्त किया था वो बनवाने के लिए, उसके बारे में पूछे तो उसका आएगा पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवा दिया गिरनार पर्वत पर। उसके बाद मौर्य शासक आया अशोक। अशोक ने अपने एक राज्यपाल से सुदर्शन झील से एक नहर निकलवाई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुदर्शन झील से नहर किस शासक ने निकलवाई? अशोक ने निकलवाई। और अशोक ने उस नहर को निकालने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो अशोक ने अपने राज्यपाल तुषास्प को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इतना काम हो गया था, नहर निकल चुकी थी। अब समय बीतता गया और शक शासकों का वंश आ गया और ये आराम से शासन कर रहे थे। अब रुद्रदामन प्रथम को ऐसी क्या चुल मची जिससे उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया? क्यों करवाया? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था, उस समय पर वहां पर बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने के कारण सुदर्शन झील का जो एरिया था वो तहस नहस हो गया था। इसलिए उसे ठीक करवाने के लिए रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अब समय और बीतता गया, बीतते बीतते गुप्त काल आ गया। गुप्त वंश के शासकों का राज आ गया और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय में फिर से झील तहस नहस हुई बाढ़ के कारण, या वहां पर प्राकृतिक आपदा आ गई थी उस कारण। तो स्कंदगुप्त ने फिर से इसका पुनरुद्धार करवाया और स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाने के लिए सौराष्ट्र के राज्यपाल प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को नियुक्त किया था। तो सुदर्शन झील से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको करवा चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक अज्ञात राजा ने शक शासकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब पूछा जा सकता है कि शक शासकों को सबसे पहले किसने हराया? तो उज्जैन के राजा ने हराया था, जिसका नाम इतिहास में उल्लेखित नहीं किया गया है या उसका नाम मिला नहीं है। और उस राजा ने जब शकों को हराया था तो उसने एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह पहला व्यक्ति था। और पूछ सकता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को कब हराया? तो 58 ईसा पूर्व में हराया। जब उसने शकों को हराया तो शकों को हराने के बाद उसने एक संवत जारी किया, विक्रम संवत। तो पूछ सकता है कि विक्रम संवत कब जारी किया गया? तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत जारी किया गया। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। अब विक्रम संवत क्या है? जो हम हिंदू अपने कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं कि आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज त्रयोदशी है, आज पंचमी है, आज अमावस है, आज पूर्णिमा है। ये सब हम कौन से कैलेंडर से देखते हैं? विक्रम संवत के कैलेंडर से देखते हैं। तो विक्रम संवत का कैलेंडर कब जारी किया गया? 58 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब पूछ सकता है कि भारतीय इतिहास में कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? 14 शासकों ने की थी। पहली उपाधि धारण किसने की थी? उज्जैन के राजा ने की थी। शकों को हराने के उपलक्ष्य में धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि। नेक्स्ट पूछ सकता है कि सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन सा था? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य था। तो आज हमने शक शासकों के बारे में और यूनानी शासकों के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ सुदर्शन झील के बारे में और विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में जाना है। इन टॉपिक से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स को इग्नोर ना करें, अच्छे से याद कर ले। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।